डायमंड का जो एक्सपोर्ट है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इंडिया से होता है डायमंड का ज्वेलरी का कपड़े का। हाँ, तो सब लोग कहते भी ना कि दिवाली हर बार दिवाली आती है, हर बार एक ट्रेंड चलता है कि चाइना का माल को बाइकआउट करो। एक्चुअली गवर्नमेंट बैन नहीं लगा सकती क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ट्रीटी साइन की हुई है WTO के साथ में। मान लीजिए पेन है, इस पेन की एक फैक्ट्री लगानी हो तो मिनिमम 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ से वो फैक्ट्री लगेगी। तब जाके आपका ये पेन बनेगा 6 महीने के बाद। 10 लाख रुपए का पेन का एक कंटेनर मंगाना हो चाइना में, आप आज ऑर्डर करो, 1 हफ्ते में 10 दिन में आपके घर पे आपका माल आ जाएगा। सिर्फ 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे। जो पेन चाहो, जो क्वालिटी चाहो पेन की, या वो 3rd क्लास हो, या वो टॉप क्लास हो, या वो पार्कर का पेन हो, या वो किसी भी क्वालिटी का पेन हो, आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हो। तो इंपोर्ट रिप्लेसमेंट है एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का, बहुत बड़े प्लांट मशीनरी ना लगाने के लिए। अगर आपको जाना हो एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा काम करना हो तो इंपोर्ट इज द राइट वे। स्वागत है हमारे शो डीप कास्ट में, और हम हमारे शो पर काफ़ी डीप बातें करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से लेकर तो डीप तक हम चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इस बिजनेस को आपको डिफाइन करना हो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, तो आप इसे कैसे करेंगे और ये काम कैसे करता है? पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं। अगर आप इंडिया में बैठ के बाहर के प्रोडक्ट इंडिया में कंज्यूम करना चाहते हो, या इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो पूरे वर्ल्ड में लेके जाना चाहते हो, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज द ओनली वे अपने प्रोडक्ट को बाहर ले जाने का और बाहर के प्रोडक्ट को अंदर लाने का। ठीक है, ये एक सिंपल बिजनेस प्रोसीजर है जो हजारों साल से चल रहा है और शायद हजारों साल तक चलने वाला है। मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में बिजनेस करती है, तो वहां से माल जब आता है तो उसे इंपोर्ट कहते हैं, और यहाँ से आता है तो हम उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज़ लेते हैं कि एक लोगों को एक पूरा रोड मैप देते हैं कि बिल्कुल वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जिनको पता ही याद चला है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है, कि वहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब उनको इस बिजनेस से करोड़ों कमाने का सपना वो देखते हैं, वो टाइम देने को तैयार है कि उनको 3 से 4 साल देने हैं। तो अगर कोई स्टार्ट कर सकता है जीरो से बिल्कुल, तो वो कैसे कर सकता है? वहां से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, बिल्कुल बेसिक कुछ प्रोडक्ट लाइन चाहिए, बेसिक कुछ आइडिया चाहिए। ऐसे ही एक्सपोर्ट अगर बेसिक से स्टार्ट करना है तो आपके पास कोई प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए और आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन रेडी होना चाहिए। ठीक है, अगर इतनी नॉलेज आपको है बेसिक कि क्या प्रोडक्ट कौन से कंट्री में जा सकता है और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें इंडिया में स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आप बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में कैसे कर सकते हैं? सिर्फ डायरेक्टली तो ये चीज़ होगी नहीं। रोड मैप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला स्टेप आएगा कि आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, एक ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए बेसिक, जो आप कहीं से भी कर सकते हो। नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो, आजकल बहुत आसान हो गया है। नॉलेज होने के बाद में आपका एक बेसिक डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल की फॉर्म लेते हैं। जैसे आपको मान लीजिए गाड़ी चलाना नहीं आता और आप ड्राइविंग करना सीखना चाहते हो, तो आपको पहले कहीं जाके नॉलेज ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। फिर आपके पास एक गाड़ी होनी भी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप गाड़ी को लेके कहीं पे जाओगे और वो आपका एक पाथ बनेगा, एक रास्ता बनेगा, एक आपकी मंजिल डिसाइड होगी। तो यही चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी है। पहले आप कहीं पे एक नॉलेज लोगे, ट्रेनिंग लोगे, चाहे वो ऑनलाइन, चाहे वो यूट्यूब, चाहे वो कोई ट्रेनर होगा, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन होगा। ये पहला स्टेप हो गया। फिर आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट के साथ एक कंपनी रेडी होनी चाहिए। तो ये सेकंड स्टेप हुआ कि आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया। फिर थर्ड स्टेप कि आपको कौन से प्रोडक्ट कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट करने हैं। ठीक है, ये पूरा रोड मैप आपका हो गया। और उस रोड मैप में आपके लिए बहुत सारी चीजें आती है जो आपको मैनेज करनी है। आपका एक CHA होगा जो कस्टम क्लियरेंस करवाएगा, एक आपका सोर्सिंग सप्लाइंग वाला बंदा होगा जो आपको माल सप्लाई करेगा, पैकिंग करेगा, और एक आपके पास एक बायर होगा सामने प्रोडक्ट जो आपसे परचेज कर रहा है, जो कि किसी और कंट्री से होगा। ओके। तो वो बायर आपका माल परचेज करेगा, आपको पेमेंट वहां से वो भेजेगा, माल आप उसको यहाँ से भेजोगे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन इस तरह से होगा कि माल एक्सचेंज हो रहा है, पैसा आपके पास आ रहा है, माल उसके पास जा रहा है। तो ये पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर हुआ, पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ। ओके। तो जो एक्सपोर्ट होता है बिजनेस, ये 2 तरीकों से हो सकता है। एक तो हम बाय एयर दे सकते हैं और एक बाय वाटर। क्या तो किस तरह से होता है? एक्चुअली 5 तरीके से होता है। 5 तरीके से। बाय एयर, बाय रोड, बाय शिप, बाय ई-कॉमर्स एंड बाय सर्विसेज। 5 तरीके से एक्सपोर्ट होता है। अगर आप यहाँ बैठ के डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस किसी को बाहर दे रहे हो, यूके में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, तो वो भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुआ। अगर आप ई-कॉमर्स से, ईबे से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से माल बाहर भेज रहे हो तो वो भी एक एक्सपोर्ट थ्रू ई-कॉमर्स हुआ। अच्छा। अगर आप बाई रोड बांग्लादेश में माल भेज रहे हो तो वो बाई रोड हुआ। अगर बाई एयर आप भेज रहे हो बहरीन में, कतर में, मालदीव्स में, तो वो बाई एयर हुआ। और ऐसे ही बाई शिप तो पूरे वर्ल्ड में होता ही है। ये 5 तरीके से एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, तो आपने जो पूरा रोड में बताया आपने, तो इसमें सबसे क्रिटिकल जो सिचुएशन है वो तो यही है कि पहले आपका खुद का एक बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि आपके पास में कुछ होगा नहीं तो आप एक्सपोर्ट क्या करोगे?
सबसे मेन तो बिजनेस होना जरूरी है सबसे ज़्यादा यहाँ पर। बिजनेस से पहले आपके पास अगर नॉलेज है और आपके पास कुछ बेसिक प्रोडक्ट लाइन रेडी है, हाँ हाँ और रेडी नहीं भी है तो आप प्रोडक्ट बड़े आराम से आज रेडी करवा सकते हो, क्योंकि प्राइवेट लेबलिंग हो गया है, प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं, वो आपके ब्रांड में कोई भी माल बना के आपको देते हैं। हाँ आपने शार्क टैंक देखा होगा, जितनी कंपनीज वहां पे आई हैं वो 24-25 साल के बच्चे वहां पे आए, उन्होंने 100-100, 200, 500 करोड़ की कंपनीज बना दी एक्सपोर्ट करके। उन्होंने क्या किया, अपना एक ब्रांड बनाया, उस ब्रांड में टी शर्ट्स बनवाए, टॉयज बनवाए, गिफ्ट आइटम बनवाए, हर्बल टीज बनवाई, ड्रिंक्स बनवाए, मॉकटेल्स बनवाए अपने ब्रांड में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया। मैन्युफैक्चरिंग कोई थर्ड पार्टी कर रहा है। आज सोचो आज की जनरेशन कितनी स्मार्ट है, बिना कोई प्लांट लगाए, बिना कोई मैन्युफैक्चरिंग लगाए, अपना ब्रांड डेवलप करके अपने ब्रांड पे उन्होंने माल बनवाया और उसको बाहर एक्सपोर्ट किया और अपनी कंपनी को 100, 200, 500 करोड़ पे ले आके खड़ा कर दिया। यही काम आज हर कोई कर सकता है। खाली ब्रांड का थप्पा लगा करके भी सारा काम किया जा सकता है। ब्रांड का ठप्पा लगा के अपनी ब्रांडिंग करके आप सारा काम कर सकते हैं। हमारे पास में प्रोडक्ट है, हमें फॉरेन में उसे एक्सपोर्ट करना है, तो हमें चाहिए होगा एक बायर, तो उस बायर से कनेक्ट कैसे किया जाता है? देखो, बायर से कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके एक तरीका तो ये हो गया जो कि आपने ई कॉमर्स बताया, तो वहां पर तो बायर आगे रह के हमारे पास में आते हैं, Yes. वो ऑनलाइन हमें ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब ऑफलाइन और ये फिजिकल ये चीज़ होती है तो तब हम कैसे ढूंढते हैं उन्हें? उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, B2B पोर्टल्स हैं, जैसे अलीबाबा है, या एक हमारा भी प्रोडक्ट है ग्लोब पल्स करके हमारा भी प्लेटफॉर्म है। ऐसे और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उन प्लेटफॉर्म पे जब आप अपने आप को रजिस्टर करते हो तो बायर्स वहाँ पे सामने से आ रहे होते हैं, अच्छा, जो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको उनकी लीड में इंक्वायरी मिलती है। तो वो एक तरीका है। फिर दूसरा तरीका है कि जब आप एक्सपो एग्जीबिशंस में जाते हो, हम करीब साल में 4 या 5 एग्जीबिशंस अटेंड करते हैं 4-5 कंट्रीज में। तो वहाँ पे जब आप जाते हो और वहाँ पे जब आप देखते हो तो वहाँ पे स्टॉल लगे होते हैं, वो सारे बायर्स होते हैं, पोटेंशियल बायर्स होते हैं, और वो उनके जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट के हिसाब से आप यहाँ से अपनी प्लानिंग कर सकते हो एक्सपोर्ट करने की। तो वहाँ से भी बायर्स मिलते हैं। फिर ऑनलाइन आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, लिंक्डइन पे बहुत सारे बायर्स मिलते हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम के चैनल्स हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा एक्टिवली यूज होता है आजकल बायर्स से कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, किस किस को करना चाहिए, मतलब कौन इसके लिए बने और कौन इसके लिए नहीं बने, ये इसको थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं? अगर मैं बात करूं चाइना जैसे कंट्रीज की, या कोरिया जैसे कंट्रीज की, या जापान जैसे कंट्रीज की, जहाँ पे यूथ बहुत आगे है इस सब चीज़ों में, तो क्वेश्चन ये होना चाहिए किस किस को नहीं करना चाहिए। मतलब हर किसी को करना चाहिए, चाहे जनरेशन में आपकी यंग जनरेशन हो, सबको करना चाहिए। हाउस वाइफ है वो कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, स्टूडेंट हैं वो छोटे छोटे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो बड़े आराम से अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो हर कैटेगरी, जो सैलरीड है, जो जॉब कर रहे हैं, वो भी एक साइड बाय साइड अपना एक बिजनेस लाइन स्टार्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट के थ्रू। तो हर कैटेगरी के लोग इसमें आ सकते हैं, उनको सिर्फ उसका पता होना चाहिए कि बेसिक स्टार्ट कैसे लेना है। ओके, हर कोई इसमें आ सकता है। Yes. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैसा किधर है? जो ई कॉमर्स में आ रहे हैं उनसे, या फिर हम बाई एयर जो दे रहे हैं, बाई वाटर हम कर रहे हैं, बाकी जो बाई रोड अगर कोई जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा पैसा किस में आ सकता है? क्योंकि आई थिंक कुछ चीज़ों में खर्चा ज़्यादा है, ऑनलाइन ई कॉमर्स में खर्चा थोड़ा कम है एक्सपोर्टिंग का। पैसा जो है वो डिपेंड करेगा आपके पास जो प्रोडक्ट बिजनेस पे। हाँ, आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है वो किस लाइन से है। अगर आप सोना या चांदी का एक्सपोर्ट कर रहे हो, ज्वेलरी का, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ओके, भले वो बाई एयर जा रहा है। अगर आप वेजिटेबल्स का कर रहे हो तो उसमें प्रॉफिट कम है, भले वो बाई रोड जा रहा है या बाई सी जा रहा है। तो डिपेंड करता है आपके पास प्रोडक्ट लाइन क्या है और आपकी उसकी कॉस्टिंग किस तरह से मैनेज हुई है। करेक्ट। Yes. तो अच्छा, आपने बताया सोना चांदी सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो ऐसे 5 से 6 और प्रॉफिटेबल बिजनेस क्या हो सकते हैं जो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है? जो हाई वैल्यू आइटम्स है उनमें प्रॉफिट भी ज्यादा है। अच्छा, तो डायमंड का जो एक्सपोर्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इंडिया से होता है डायमंड का, ज्वेलरी का, कपड़े का। डायमंड का तो अफ्रीका से होना चाहिए ना सबसे? अफ्रीका से इंपोर्ट होता है इंडिया में, क्योंकि रॉ डायमंड बाहर से आता है और वो पॉलिश होकर इंडिया से बाहर जाता है। अच्छा, तो इंडिया पॉलिश्ड डायमंड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। वाह। और इसके 2 बड़े हब है, एक जयपुर में है राजस्थान में, और एक सूरत में है गुजरात में। तो यहाँ से सारा एक्सपोर्ट होता है। ऐसे ये सारे हाई वैल्यू आइटम्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। ओके, जो जितना महंगा चीज होगी उसमें प्रॉफिट ऑब्वियसली उतना ही ज्यादा रहेगा। अच्छा, अगर हम आपका लेते हैं कि आप इसमें इस चीज में एक्सपर्ट, आप लोगों को ट्रेन करते हैं, अगर एक सिनेरियो लेते हैं कि आप अपना सब कुछ लॉस्ट कर देते हो और आपको ये चीज़ करनी है, और आपके पास में 10,000 रुपये आज की डेट में, और अगर आपको 10,000 से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आना हो, तो आज आप क्या स्टेप लेंगे करने के लिए? मैं स्टेप ये लूंगा कि 500 रुपए का आईसी कोड निकालूंगा, लाइसेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस। 500 रुपये मिलता है? हाँ, 500 रुपये में ऑनलाइन बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की DGFT की वेबसाइट से। ठीक है। और 500 रुपये का लाइसेंस निकल गया तो मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा अमेजोन के पास और मैं 10,000 रुपये की या 8,000 रुपये की ज्वेलरी खरीदूंगा, इमिटेशन ज्वेलरी, या कुछ हैंडीक्राफ्ट खरीदूंगा, या कुछ गिफ्ट आइटम खरीदूंगा, और वो अमेजोन पे जाके उनको सेल करूंगा। तो मैं 10,000 रुपये से भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का
एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, तो अमेजोन पे आप सेलर का अकाउंट बनाएंगे? सेलर अकाउंट बनाऊंगा अमेजोन पे, amazon.com पे, amazon.uk पे, और वहां उसके थ्रू बेचना स्टार्ट करूंगा। अच्छा, तो हम इंडिया में रह करके अपना एक फॉरेन का अकाउंट बना सकते हैं? यस, या फिर अकाउंट तो अपने इंडिया का ही बनेगा, लेकिन हम इंटरनेशनली उसको टारगेट कर सकते हैं? इंडियन सप्लायर किसी भी कंट्री में बाई ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कर सकता है। अच्छा, वो अलाउड है। अच्छा, ओके। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जेम्स करके। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उस पर भी जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो, वहां से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, ओके। तो जैसे अमेजोन और ई कॉमर्स पे इस तरह की साइट पे हम करते हैं, तो इस पर डिलीवरी कॉस्ट कितना रहता है? वो डिपेंड करता है, हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग लगता है, लेकिन मिनिमम 15 से 20% का टोटल चार्ज लगता है सब मिला के। अच्छा, टोटल। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट बहुत सस्ता 100 रुपये का लिया, आप 100 रुपये का उस पर डिलीवरी चार्ज, बाकी सारे चार्जेस पकड़ लीजिए, 200 रुपये की कॉस्ट पकड़ के चलिए, ओके। उसमें रिटर्न की कॉस्ट भी आ गई, और वो चीज़ आप आराम से 500 रुपये की बेच सकते हो। अच्छा, अगर आपने बल्क में 100 रुपये में खरीदा है, 200 रुपये की कॉस्ट हो गई, 500 रुपये की सेल प्राइस होगी, 300 रुपये का फिर भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो आप इस तरह से 10,000 में स्टार्ट करेंगे। अगर हम इस 10 लाख को कर दें 1 लाख या 5 लाख से, तो फिर आप यही करते, या फिर आप कुछ अलग स्टेप लेते? अगर 5 लाख या 10 लाख से करना है, तो फिर मैं देखूंगा कि मैं बाई ईयर क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे यूके में मैंगो जाता है, तो मैंगो का एक छोटा शिपमेंट भेजना हो तो आपको 2-3 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ इंडिया से करी पत्ता जाता है, धनिया पुदीना जाता है, शिमला मिर्च जाती है, चीकू जाता है। अच्छा, इंडिया से बहुत सारे आइटम यूके में, लंदन में एक्सपोर्ट होते हैं, बहरीन में, कतर में एक्सपोर्ट होते हैं बाई ईयर। ओके, और ये सबके शिपमेंट 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, मालदीव से जितना भी आप मालदीव अगर आप घूमने गए हैं, तो वहाँ पे जितना भी मटेरियल है, खाने पीने की वेजिटेबल है, वो इंडिया से आती है। अच्छा, पानी की बोटल्स भी इंडिया से आती हैं। अरे, तो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं। 2-3 लाख रुपए से बाई ईयर भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ओके। तो इसके लिए क्या एजेंसी हायर करनी पड़ती है? हम डायरेक्टली हम कॉन्टेक्ट करें इनसे? आपके पास अगर एक मान लो मेरा बिजनेस है और मुझे मेरा जो बिजनेस है ये एक्सपोर्ट करना है किसी फॉरेन में, तो मैं किससे कॉन्टेक्ट, एजेंसी से कॉन्टेक्ट करूं, या फिर मुझे करना क्या पड़ेगा? आपके पास प्रोडक्ट अगर रेडी है, आपके पास सामने कंट्री में अगर बायर रेडी है, तो आपको एक कस्टम हाउस एजेंट चाहिए, जो आपको गाइड करेगा कि वहां तक माल कैसे पहुंचाना है, और ये पूरा प्रोसेस में वो आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, बाई एयर भेजना हो या बाई सी भेजना हो। तो कोई रियल लाइफ एग्जांपल है जहां पर आप लोगों को ट्रेन करते हो, तो वहां पर लोगों ने एक जीरो से तो बिल्कुल करोड़ तक उसने बनाया हो, और तो उसका अगर हम एग्जांपल लेंगे तो आई थिंक और अच्छे से हम क्लेरिफाई कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल हैं। एक मुझे एग्जांपल याद आता है कि जब मैं दुबई में गया था, हमारा दुबई में एक ऑफिस भी है, सेटअप भी है, तो वहाँ पे हम एक मार्केट में गया हुआ था कुछ मीटिंग्स के लिए। तो जिस मार्केट में मैं गया, वहाँ पे एक शॉप पे मुझे एक मिले सज्जन, जिन्होंने हमसे ही ट्रेनिंग लिया हुआ था 5 साल पहले, और आज वो अपना वहाँ पे शॉप, वहाँ पे वेयर हाउस खोल के बैठे हुए और वहाँ पे धंधा कर रहे हैं। आज बहुत बड़ी कंपनी उन्होंने वहाँ पे बना ली है, और महीने का उनका कम से कम 25-30 कंट्री का काम है, यानी कम से कम 5-7 करोड़ का बिजनेस उनका इंडियन रुपीज में पर मंथ का हो रहा है। ओके। तो इतने बड़े बड़े लेवल पे लोग स्टार्ट जर्नी ट्रेनिंग से ही होती है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, ऑब्वियसली वो तो चीज़ है। तो लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। का बिजनेस था उनका? वो फूड स्टफ में थे, उनका राइस का, आटा का, मैदे का, ये सब का काम है। ओके, ओके। वो अलरास मार्केट में बैठे हुए हैं शॉप खोल के। कौन सा मार्केट में? अलरास मार्केट है दुबई में। अच्छा, दुबई होलसेल मार्केट है। अच्छा, वहाँ पे वो मुझे मिले, तो वहाँ पे उन्होंने अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है, वहाँ पे अपना शॉप बनाया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं टाइम टू टाइम। एक क्लाइंट हमें मिले जो इम्पोर्ट कर रहे थे, उन्होंने मोबाइल एसेसरीज का इम्पोर्ट किया, और अभी वो प्लान कर रहे हैं जो रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स आते हैं एप्पल वगैरह के, बाई यूएस आते हैं वो, तो पहले वो दुबई में आते हैं फ्री जोन में, और वहाँ से वो इंडिया में भी आते हैं। तो अभी वो सारा प्लानिंग कर रहे हैं। तो उनका प्लानिंग है कम से कम 10 करोड़ का इम्पोर्ट का बजट है उनका साल का। तो वो भी हमारे यहाँ से निकले हैं, सीखे हैं, और वो उन्होंने फिर अपना एस्टेब्लिशमेंट किया। अभी उन्होंने फ्री जोन में कंपनी बनाई है शारजाह में। तो ये सब चीज़ें, ये सब एग्जाम्पल निकल के आते हैं। अभी तक हम 25,000 से ज़्यादा लोगों को रेडी कर चुके हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। सर मैंने थोड़ा सा एक्सपोर्ट पे ज़्यादा जोड़ दिया था, अभी थोड़ा इंपोर्ट पे अगर आऊँ मैं, तो इंपोर्ट में अगर देखोगे तो चाइना में कहा जाता है चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है, कि जो चीज़ हम यहाँ 3-4 हज़ार की लेते हैं वो तो वहाँ 200-300 में कई बार से मिलती है। इसका सुनने में आता है कि 200-300 में मिल जाती है। तो इंपोर्ट में फिर इस हिसाब से ज़्यादा फायदा नहीं है कि अगर हम चाइना से कुछ माल इंपोर्ट कर रहे हैं, दुबई से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोकल में एक शॉप है वहाँ पर, तो वो बंदा दुबई से इंपोर्ट करता है एप्पल के प्रोडक्ट, और फिर वो यहाँ पर सेल करते हैं, तो उनको बहुत मार्जिन भी बहुत है उसमें। तो ये जहाँ ज़्यादा प्रॉफिटेबल है अगर चाइना से माल वगैरह ले रहे हैं तो कुछ। तो देखिए, चाइना की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि चाइना से, पहली बात तो कि चाइना से सस्ता आता क्यों है, ये हमें समझने की जरूरत है। हाँ, चाइना में जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़े मास प्रोडक्शन में होता है। वहाँ की गवर्नमेंट ने क्लस्टर्स बनाए हुए हैं कि भाई ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, पूरी यूनिट है, और आप लोग आओ यहाँ पे अपने अपने प्लांट इसी के अंदर लगाओ मशीनरी, और इसी के अंदर बनाओ। तो कॉमन फैसिलिटी बना दी काफ़ी बड़े स्केल पे, उसका रेंट, उसका वो सब बहुत रीजनेबल कॉस्ट कम कर दिया, और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दे दी। वहीं पे स्टोरेज है, वहीं पे सारा सिक्योरिटी है, वहीं पे सारा
सिस्टम में लगा हुआ है। अब लोग आते हैं अपनी मशीनरी वहाँ पे लगाते हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसकी कॉस्ट उन्हें बहुत कम पड़ती है, ठीक है। और वो लोग लिटरली डंपिंग करते हैं, बहुत कम प्राइस पे दूसरे कंट्री में माल फेंकते हैं कि उन्हें और किसी कंट्री से इतने सस्ते में मिल ना पाए। हाँ, तो चाइना इसलिए इतना सस्ता है, पहली बात। दूसरी बात है, इम्पोर्ट का गेम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इम्पोर्ट की असली कहानी ये है कि अगर आज आपको एक मान लीजिए पेन है, इस पेन की एक फैक्ट्री लगानी हो तो मिनिमम 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ से वो फैक्ट्री लगेगी। तब जाके आपका ये पेन बनेगा 6 महीने के बाद। 6 महीने उसको सेटअप करने में लग जाएगा। आपको 10 लाख रुपए का पेन का एक कंटेनर मंगाना हो चाइना में, आप आज ऑर्डर करो, 1 हफ्ते में 10 दिन में आपके घर पे आपका माल आ जाएगा। सिर्फ 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे। जो पेन चाहो, जो क्वालिटी चाहो पेन की, या वो 3rd क्लास हो, या वो टॉप क्लास हो, या वो पार्कर का पेन हो, या वो किसी भी क्वालिटी का पेन हो, आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हो। तो इंपोर्ट रिप्लेसमेंट है एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का, बहुत बड़े प्लांट मशीनरी ना लगाने के लिए। अगर आपको जाना हो एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा काम करना हो, तो इंपोर्ट इज द राइट वे। ओके, ये इस तरह से हो गया कि आप घर नहीं खरीद सकते तो आप रेंट पे रह लो, तो आपको इजी पड़ जाता है। इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, कुछ इंपोर्ट के बिजनेस का आइडिया आप दे सकते हैं 5 से 6 जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होने वाले हैं और करके लोग बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखिए, इंपोर्ट का बेसिक फंडा मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप आइडिया खुद निकालो। अच्छा, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ इसका है क्या। इंडिया एक लो कॉस्ट मैन पावर कंट्री है। तो इंडिया की जो मैन पावर कॉस्ट है वो कम है, वन ऑफ द लोएस्ट है इन वर्ल्ड। इंडिया से भी नीचे बहुत सारे कंट्री है जिनकी कम है, जो बहुत ही लो कॉस्ट वाले कंट्री हैं। जैसे बांग्लादेश भी है, जैसे पाकिस्तान भी है, जैसे अफगानिस्तान भी है, जैसे सीरिया भी है, जहाँ पे बहुत ही डेवलपमेंट कम है। लेकिन वहाँ पे स्किल सेट कुछ नहीं है, ठीक है। बट इंडिया एक हाईली स्किल्ड सेट वाला मैन पावर वाला कंट्री है। जिस इंडस्ट्री में, जिस प्रोडक्ट में इंडियन मैन पावर का यूज होता है, यानी जो चीजें हाथ से ज्यादा बनती है, जिसमें लेबर का ज्यादा यूज होता है, मैन पावर का ज्यादा यूज होता है, वो चीजों की कॉस्ट कम हो जाती है, उनकी कॉस्ट कम है, और वो वर्ल्ड लेवल पे काफी कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं, वो एक्सपोर्ट का चांस उनका बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए जिन चीजों में लेबर कॉस्ट लगती है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, कपड़ा हाथ से बनता है एक्सपोर्ट होता है, जेम्स एंड ज्वेलरी हाथ से बनती है एक्सपोर्ट होती है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनता है एक्सपोर्ट होता है, हैंडमेड टॉयज आइटम्स हाथ से बनते हैं एक्सपोर्ट होते हैं, और जितने भी फ्रूट वेजिटेबल पेरिशेबल आइटम्स है वो हाथ का यूज होता है, लेबर का यूज होता है, किसानों का यूज होता है, एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट वो सब आइटम होते हैं जिसमें मैन पावर का यूज होता है। अब इसका उल्टा भी है, जिन चीजों में मैन पावर का यूज नहीं होता, सिर्फ मशीनरी का यूज होता है, वो सब इंपोर्ट होती है। ये आपका माइक, जो कि ये आपकी लाइट्स चाइना में, जो ये आपका एसी, ये आपका मोबाइल फोन, ठीक है, ये आपके टैबलेट, ये आपका पेन, इसमें लेबर का कोई यूज नहीं, सब मशीनों से बनता है। ये सारे डेकोरेशन आइटम, बस एक ये सारा फर्नीचर, ये सब इंपोर्ट होता है। बस एक देखने वाला चाहिए कि काम बन रहा है, हो रहा है, बस उसके लिए चाहिए, बाकी तो मशीन सारा काम कर रही है। तो ये सारा काम मशीन से होता है, तो मशीन का वहाँ पे बहुत लार्ज स्केल में काम होता है, ये सारी चीजें इंपोर्ट होती है। अब मैं आता हूँ उस क्वेश्चन पे जो आपने पूछा कि आने वाले टाइम में कौन से ट्रेंडी आइटम है जिनका इंपोर्ट हो सकता है। तो आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा इंपोर्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो है ईवी की जो बैटरीज है, वो यहाँ पे शॉर्ट सप्लाई है इंडिया में, तो आप जितना इंपोर्ट करो उतना कम है। आने वाले टाइम में जितने भी इक्विपमेंट हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े जितने भी आइटम है, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज हैं, पॉडकास्ट के आइटम्स हैं, शूटिंग स्टूडियोज हैं, मॉल डेकोरेशंस के आइटम्स हैं, इंटीरियर डेकोरेशंस के आइटम्स हैं, ये सारी चीज़ों का बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट का बहुत बड़ा स्कोप है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम इंपोर्ट में फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जब आपने वो बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि अगर आप एक बिजनेस, बड़े बिजनेस को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसे कम पैसे में इंपोर्ट कर लो और फिर उससे बिजनेस आप कर लो। तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो मैं इंपोर्ट करके वो चीज़ इंडिया में सेल करूं या फिर वो खुद बना करके मैं इंडिया में ही सेल करूं, तो मुझे फ़ायदा ज़्यादा कहाँ पर होगा? डिपेंड करेगा कि आपके पास अगर कैपिटल है और सेटअप रेडी है और आप बना के देखते हो कि इसकी कॉस्ट क्या बढ़ रही है, कम कॉस्ट में अगर आप कर सकते हो बाहर तो वो मोड ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, भले मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी, तो आप इंपोर्ट करके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और बाद में स्केल अप करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। ओके, तो कॉस्ट आपको एक बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो आई थिंक ये फायदे में ही रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे मुझे एक बार ऑर्डर मिल गया बाहर से कि भाई ये डेकोरेशन आइटम मुझे एक्सपोर्ट करने हैं। अब वो डेकोरेशन आइटम का प्लांट लगाने से पहले मैं इंश्योर करूंगा कि मुझे वो ऑर्डर कितनी बार मिलेगा, कितनी जगह से मिल सकता है, कितने कंट्री से मिल सकता है। अगर वन टाइम ऑर्डर है तो मैं इंपोर्ट करके दे दूंगा, मुझे प्रॉफिट हो गया। लेकिन बार बार ऑर्डर मिल रहा है, रेगुलर ऑर्डर मिल रहा है, बड़ा बायर है और मल्टीपल बिजनेस दे रहा है, तो मुझे अपना प्लांट लगाना चाहिए। तो ये सारा जो है ये बिजनेस डिसीजन है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे से बताया था, जैसे जो अपनी गवर्नमेंट है होम लोन देती है, पर्सनल लोन देती है, अलग अलग चीज़ पे लोन देती है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए क्या अलग से लोन है और गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट है इसमें?
एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे गवर्नमेंट लोन किस तरह से देती है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर पैकिंग क्रेडिट मिलता है। वो क्या होता है? ठीक है। वो क्या होता है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम पे गवर्नमेंट आपको 4-5% पे बहुत ही कम कॉस्ट पे लोन ऑफर करती है, जिससे आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो और अपने माल को तैयार कर सकते हो। तो वो एक अच्छा ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल नहीं है माल को प्रोडक्शन करने के लिए। तो थोड़ा सा प्रोडक्शन आपको लगाना है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, बाकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। ठीक है। तो ये तो हुआ एक्सपोर्ट की बात। इंपोर्ट पे गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी लोन की नहीं देती क्योंकि गवर्नमेंट इंपोर्ट को प्रमोट ही नहीं करती है। अच्छा। इंपोर्ट चाहती है गवर्नमेंट कम से कम हो और एक्सपोर्ट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा, तभी देश तरक्की करेगा। तभी देश तरक्की करेगा, तभी फॉरेक्स इंडिया में आएगा, तभी इकोनॉमी बड़ी होगी और तभी गवर्नमेंट भी अपने उसमें सक्सेसफुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सब लोग कहते भी ना कि दिवाली, हर बार दिवाली आती है, हर बार एक ट्रेंड चलता है कि चाइना का माल को बाइकआउट करो, बाइकआउट करो। अगर बाइकआउट करना तो गवर्नमेंट क्यों बाइकआउट नहीं करती? गवर्नमेंट कहती है आप बाइकआउट करो और आप खुद अलो करते हो चाइना से यहाँ माल लाने को, तो हम बार बार गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप अलो क्यों करते हो? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये मैंने बहुत सोशल मीडिया पे देखा है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं करती, गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन लगा देती। बट एक्चुअली गवर्नमेंट बैन नहीं लगा सकती क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ट्रीटी साइन की हुई है WTO के साथ में। अच्छा। आज इंडिया का माल 150 कंट्री में जा भी तो रहा है। अगर गवर्नमेंट ये ट्रीटी को नहीं मानेगी तो जो 150 कंट्री में माल इंडिया का एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी तो होना बंद हो सकता है। तो इंडिया डायरेक्टली किसी चीज़ को इंटरफियर नहीं कर सकती, किसी ट्रीटी को। लेकिन हम अपने कोई भी ट्रीटी इंडियन पब्लिक को इंपोर्ट ना करे, इंपोर्ट को स्टॉप करे, उससे नहीं रोक सकती। अच्छा। तो ये अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए कि इंपोर्ट हम कम से कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम जितना हो सके उतना मैन्युफैक्चर करें चीज़ों को और बाहर एक्सपोर्ट करें, तभी फॉरेक्स इंडिया में आएगा, तभी इंडिया आज चौथे नंबर पे है वर्ल्ड की पावर, उससे पहले नंबर पे पहुंचेगा जितना ज़्यादा वो खुद के देश में अपना प्रोडक्ट बनाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो संसाधन है बनाने के लिए वो हमारे पास में है ही नहीं, तो हम बनाने की कॉस्ट हमारी इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि इससे सस्ते में हम इंपोर्ट में पड़ जाएंगे। तो उस केस में तो इंपोर्ट ही बेस्ट है। आपकी बात कुछ हद तक सही है। अभी तक ये सिनेरियो था कुछ समय तक, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया को काफ़ी प्रमोट किया है। अच्छा। अभी आपने देखा होगा आईफोन इंडिया में बन रहे हैं। इंडिया आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पे आ गया है, जो पहले कहीं था ही नहीं। चाइना नंबर 1 पे था, लेकिन इंडिया नंबर 2 पे कभी नहीं था। आज इंडिया नंबर 2 पे आ गया और शायद आने वाले टाइम में नंबर 1 पे भी आ जाएगा। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी गाड़ियां हैं, बाहर की गाड़ियां आज यहाँ पे बन रही हैं। MG हेक्टर यूके की गाड़ी यहाँ पे बन रही है, जगुआर यहाँ पे बन रही है। और पुणे में पूरा इंडस्ट्री सेटअप हो गया है ऑटो का पूरा एक वहाँ पे पार्क बना हुआ है जहाँ पे सारी गाड़ियाँ बनती है। वॉक्सवैगन, फॉक्सवैगन, सब गाड़ियाँ वहाँ पे बनती हैं। तो इंडिया में ये सारी फैसिलिटीज़ आज बननी चालू हुई हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है और इंडिया में अभी वो हवा चेंज हो गई है कि भाई इंडिया में बनेगा नहीं, इंपोर्ट होएगा। अभी सब चीज़ें इंडिया में बनेंगी भी और एक्सपोर्ट भी होएगी। पता है हम क्या सोचते थे अभी तक? मैं आज तक ये सोचता था कि इंडिया जो है वो इस पर इसलिए बैन नहीं लगाती इन प्रोडक्ट पे, चाइना वगैरह पे, क्योंकि उनको टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। तो इस पर टैक्स कितना है और क्या इस पर GST भी लगता है और किस तरह से लगता है? GST जो लगता है वो इंपोर्ट पे तो लगता ही है और एक्सपोर्ट पे GST नहीं लगता। एक्सपोर्ट करने में गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप LUT पे भी, यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसमें आप ये अंडरटेक करते हो कि आप ये माइल एक्सपोर्ट कर रहे हो, इस पर कोई आपको GST पे नहीं करना है। GST पे नहीं करना है। तो गवर्नमेंट ने GST सब चीज़ों पे लगा दिया, लेकिन एक्सपोर्ट पे नहीं लगा पाए। ओके। तो एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा प्रेफरेंस का सब्जेक्ट है। करना चाह रहे हो उस चीज़ को। हाँ, गवर्नमेंट इतना ज़्यादा प्रमोट कर बहुत रही है। बढ़िया। अच्छा, उस पर GST नहीं है। और इंपोर्ट पे कितना है? इंपोर्ट पर डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग लगता है। अच्छा। और एक बार इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप देखोगे कि कई बार ब्लैक मनी को वाइट मनी में करने का भी काम चलता है और कई सारे इसमें फ्रॉड्स भी होते हैं। तो इस पर आप कुछ कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि ये आपकी बात सही है। हाँ। बहुत सारी न्यूज़ हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, रोज मीडिया में आती है, न्यूज़पेपर में आती है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें चलता है, लोग करते हैं। और जैसे एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट की वैल्यू को अंडर इन्वॉइस कर दिया। बाहर आपको किसी को अगर मान लीजिए पैसा भेजना है तो $1,00,000 का आपने इन्वॉइस दिखा दिया और माल है आपका $5,00,000 का, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो $5,00,000 का माल दिखा के आप 1,00,000 का उसका इन्वॉइस कर रहे हो, अंडर इन्वॉइसिंग कर रहे हो आप उसको, ठीक है। तो आप $4,00,000 एक्स्ट्रा बाहर से ला सकते हो क्योंकि $5,00,000 का आपको इंपोर्ट माल मतलब फॉरेक्स लाना होगा इंडिया में। तो किसी से अगर आपको $4,00,000 लेना है बाहर तो आप $1,00,000 का माल तैयार करके $5,00,000 की इन्वॉइस करके $4,00,000 इंडिया में ला सकते हो। इस तरह से लोग करते हैं। इसका उल्टा भी करते हैं। ऐसे आप इंपोर्ट की वैल्यू को मैनिपुलेट करके बाहर पैसा भेजते हो। तो ये हम सब रिकमेंड नहीं करते, प्रमोट नहीं करते और गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा विजिलेंस रखती है आजकल। लेकिन जितने भी बड़े स्कैम होते हैं वो उस तरीके से होते हैं।
और मैं ये सब बोलना नहीं चाहता हूँ पब्लिकली। उसके बाद क्या होता है, हमें कॉल आने चालू हो जाते हैं कि सर ये आप हमें थोड़ा इस पर बताइए, गाइड कीजिए, हमें कुछ चीज़ें प्लान करनी है, दिस दैट। बट ये बिल्कुल प्रिफरेबल नहीं है, और ये बहुत सीधे सीधे तरीके से चलना चाहिए। इंडिया को अगर ग्रो करवाना है तो हमें सीधे तरीके से चलने के लिए ही मोटिवेट करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गवर्नमेंट, आपने कहा कि लोन वगैरह का तो कुछ होता नहीं इस पे, फिर भी मेक इन इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया है, एक्सपोर्ट के बिजनेस को। तो इसमें गवर्नमेंट और क्या चीज़ें कर रही है? और इसमें मेरा एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या गवर्नमेंट बड़े जो बिजनेसमैन है जिनका नाम ऐसे स्टार्ट होता है दुनिया, आपने इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, क्या उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट करती है इस चीज़ में, या फिर उस स्मॉल बिजनेस को भी उतना ही प्रेफरेंस दे रही है? अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन लूँ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखिए गवर्नमेंट, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में नितिन गडकरी जी के आपने भाषण सुने होंगे, इतने सारे रोड बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है अभी। तो इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, आपको क्या लगता है ये सिर्फ पब्लिक के आने जाने के लिए? इन्हीं रोड से सारा जो माल है वो पोर्ट तक पहुंचता है। एक मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, इंडिया में आज से 7 साल पहले, 6-7 साल पहले, इंडिया में एवरेज ट्रांसपोर्ट टाइम टू द पोर्ट वो 7 डेज था, जो अभी 2 डेज पे आ गया है घट के। ऑन एन एवरेज ट्रांसपोर्ट टाइम टू द पोर्ट तक माल ले जाने का जो एवरेज टाइम था वो 7 डेज था। पोर्ट तक भी ले जाने का? पोर्ट तक माल ले जाने का, एक्सपोर्ट करने के लिए। वो अभी 2 दिन पे आ गया, 2 डेज पे। और चाइना में, इंडिया से इंडिया में और चाइना में जो ये आंकड़ा है ये है सिर्फ 2 आवर्स का। एवरेज टाइम 2 आवर्स है वहां पे, और हम अभी भी 2 दिन लगाते हैं माल को पोर्ट तक पहुंचाने में। हम भी इसको बहुत जल्दी करना चाहते हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। अभी आपने देखा ट्रेन चला दी है, वंदे भारत ट्रेन चल गई है। अभी आपने देखा ये तेजस एक्सप्रेस चल गई है। तो स्पीड बढ़ाई जा रही है ट्रांसपोर्ट की। अब ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, रोड की स्पीड बढ़ेगी, तो ट्रांसपोर्ट फास्ट होगा, माल जल्दी पोर्ट पे पहुंचेगा, एयरपोर्ट तक पहुंचेगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है अपने दम पे, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में होगा, लेकिन जब होगा तब बहुत काफी ज्यादा अब इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। एक्सपोर्ट हर साल एक्सपोर्ट एक नई ऊंचाई छू रहा है, क्योंकि 7 दिन से 2 दिन पे आना भी बहुत बड़ी सक्सेस है। 5 दिन हमने बचाया हर चीज पे, हर इंसान के वहां पर। ओके। अच्छा, आप ट्रेनिंग देते हैं उसमें, तो ट्रेनिंग में आप बेसिकली क्या सिखाते हैं? क्योंकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग देते हैं, आप एक्सपर्ट बैठे हुए हमारे साथ में यहाँ पर, तो आप ट्रेनिंग में बेसिकली क्या सिखाते हैं? देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है या कोई भी चीज़, उसके 3 फेज होते हैं। पहला फेज है कि आपको कोई भी चीज़ करनी है तो उसका नॉलेज, जानकारी, ट्रेनिंग आपको होना चाहिए। ठीक है। दूसरा फेज होता है कि आपके पास उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, वो सब होने चाहिए। और तीसरा फेज होता है कि फिर आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करना चाहिए। तो हम ये 3 फेज में काम करते हैं लोगों के ऊपर। पहले फेज में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में क्या? ट्रेनिंग में उनको सिखाते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, कैसे होता है, कौन से प्रोडक्ट, कौन सी सर्विस एक्सपोर्ट होती है, कौन से कंट्री में होती है, कौन से आइटम इंपोर्ट वाले हैं, कौन से आइटम एक्सपोर्ट वाले हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार किस तरीके से करने हैं, आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करना होगा, जर्नी कैसे होगी, साइकिल क्या होगा, क्लियरेंस कैसे होगा, क्लियरेंस के लिए किस तरह से प्रोसीजर रहेगा। तो ये सारी जानकारी हम देते हैं, ट्रेनिंग में कवर करते हैं, पूरा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड फेज आता है, हम उनके सारे डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन रेडी करते हैं, वो आप करवाते हैं उनका MSME, उनका GST, उनका RCMC, उनका पोर्ट रजिस्ट्रेशन, उनका AD कोड, उनका फसाई, उनका FIO रजिस्ट्रेशन, उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट हम रेडी कराते हैं। ये सब आप रेडी करवा देते हो? पूरा रेडी करने के बाद में उनका सेटअप तैयार है, उनकी नॉलेज हो गई, उनका जानकारी हो गई, उनका बिजनेस तैयार है। अब प्रैक्टिकल उनको हम कराने के लिए प्रैक्टिकल मार्केट में लेके जाते हैं, और प्रैक्टिकल मार्केट में उनको दिखाते हैं कि कैसे काम हो रहा है, कैसे लोडिंग हो रहा है, ग्रेडिंग हो रहा है, सॉर्टिंग हो रहा है, पैकिंग हो रहा है, और कौन सा माल रिजेक्ट होके डोमेस्टिक में यूज़ होता है, कौन सा माल बाहर एक्सपोर्ट होता है। कुछ प्रोडक्ट पे हम दिखा देते हैं, लेकिन वो प्रोसेस समझने के लिए काफ़ी है। फिर आप कुछ भी प्रोडक्ट उसी तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये 3 फेज में हम लोगों को तैयार करते हैं, एक्सपोर्ट की जर्नी को तैयार करते हैं। ओके, तो आपने पहले आप तो नॉलेज उनको देते हो, ट्रेनिंग देते हो कि क्या होती है, कैसे करना होता है, वो गया। फिर उनके डॉक्यूमेंटेशन आप प्रिपेयर करवाते हो उनसे, और उसके बाद प्रैक्टिकली बताते हो कि किस तरह से उसे वो चीज़ उन्हें करनी है। यस, ठीक है। क्या लगता है इंडिया में पोटेंशियल अभी फुल फाल इस बिजनेस में आने वाले, मतलब AI वगैरह कुछ भी आ जाए तो 5-10 साल तो सिक्योर एटलीस्ट, ऐसा कुछ है? देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर बात करें तो हजारों साल पुराना धंधा है, मतलब एवरग्रीन बिजनेस। हाँ, अंग्रेजों के जमाने से ये चला आ रहा है। अंग्रेजों से भी पहले आपने सुना होगा कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो सोने की चिड़िया क्यों था? कि बाहर इंडिया के मसाले, इंडिया के हथियार बाहर जाते थे, और बाहर से गोल्ड आता था, सोना। क्योंकि उस टाइम पे करेंसी तो थी नहीं। US डॉलर तो अभी 1000 साल पहले चालू हुआ है। उस टाइम पे करेंसी सोना थी, गोल्ड थी, तो गोल्ड आता था। आज भी इंडिया के बहुत सारे मंदिरों में गोल्ड है, गोल्ड रहता है, गोल्ड तहखानों में गोल्ड निकलता है। इंडिया में बहुत सारा गोल्ड मौजूद है, हाउस होल्ड में, घरों में गोल्ड है, पुराने जमाने का चला आ रहा है। तो ये सारा गोल्ड बाहर से आता था पहले, तब से ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट चला आ रहा है। फिर अंग्रेज आए, मुगल्स आए, लेकिन ये एक्सपोर्ट का सिलसिला चलता रहा उस टाइम पे भी।
और भी हजारों साल तक चलने वाला है। जब तक ये बॉर्डर्स हैं, जब तक कंट्री कंट्री का सिस्टम बना हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने ही वाला है। तब तक होने ही वाला है। Yes. इनफैक्ट अपना भारत का आविष्कार भी तो तभी हुआ था जब इंपोर्ट हुआ था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आए थे, उन्होंने पहले उन्होंने इंडिया नाम दिया, उन्होंने आई थिंक इंडिया भारत नाम आविष्कार तब हुआ। यस, हाँ, तो इंपोर्ट की शुरुआत वहीं से हुई है। Yes. तो जहाँ से शुरुआत हुई वो कैसे खत्म हो सकती है? हाँ, तो ये बहुत पुरानी चीजें हैं जो कभी खत्म हो नहीं सकती। कोई से बिजनेस हम रिकमेंड कर सकते हैं लोगों को कि ये बिजनेस अगर किए जाए तो काफी ट्रेंड में रहने वाले हैं, तो उसमें चलेगा? अगर स्टार्टअप है कोई और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से और स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट करना चाहता है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में, तो जो हेल्दी आइटम है, आजकल हेल्थ का बहुत ट्रेंड है, हेल्दी जूस, हेल्दी फूड, हेल्दी कुकीज, मिलेट नूडल्स, मिलेट कुकीज, ये सारे आइटम से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, ई कॉमर्स से भी हो सकता है, बल्क ऑर्डर भी मिल सकते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक कैटेगरी हो गई। दूसरा हैंडमेड आइटम्स हैं, हैंडमेड कढ़ाई वाले आइटम्स हैं, टॉयज हैं, साड़ी है, कपड़े हैं, वो सब एक्सपोर्ट हो सकते हैं। वो आप 100 रुपए की बनाओगे, 1,000 रुपए की बिकती है, तो उसमें बहुत बड़ा मार्जिन है और बहुत अच्छे आइटम्स है। ई कॉमर्स से भी सेल होते हैं और बल्क ऑर्डर भी मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के आइटम्स है वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद फार्मर्स हैं या फार्मर से डायरेक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं, तो फ्रूट वेजिटेबल जैसे आइटम का एक्सपोर्ट इजीली स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि हर कंट्री में इंडियन फ्रूट एंड वेजिटेबल की बहुत बड़ी डिमांड है। ओके। तो ये कुछ आइटम है जहाँ से स्टार्टिंग ली जा सकती है। ओके, तो अच्छा कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर हम एक्सपोर्ट करें तो वहाँ पे मार्जिन बहुत मिलेगा, क्योंकि यार वो तो बहुत पैसे वाले हैं, तो वहाँ पर अगर करेंगे तो प्रोडक्ट महंगे में बेचेंगे तो लोग आराम से ले लेंगे। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक कंट्री वाइज होता है बिजनेस कि यहाँ पर हमें फ़ायदा बहुत मिलेगा एक्सपोर्ट करने में? और इसी को हम क्वेश्चन यहाँ पर भी लूँगा मैं कि ऐसी कोई कंट्री जहाँ से इंपोर्ट में करूँगा तो माल बहुत ज़्यादा सस्ता मिलेगा, जो कि चाइना तो नाम आते ही है, लेकिन क्या और भी कोई कंट्री है? तो दो क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक्सपोर्ट में कोई कंट्री है स्पेसिफिक ऐसी जहाँ ज़्यादा फायदा है? देखो, इसका सिंपल तरीका ये है कि एक्सपोर्ट अगर करने का प्लान कर रहे हो तो उन कंट्रीज में करो जहाँ पे करेंसी स्ट्रांग है। ओके। जैसे आपने अगर US डॉलर। हाँ, जैसे आपने 1 लाख का धंधा अगर इंडिया में किया तो वो 1 लाख है। हाँ। 1 लाख का धंधा आपने अगर आपने मलेशिया में किया तो वो 19 लाख है। ओके। क्योंकि उनका जो रिंगिट है वो 19 के बराबर है, इंडियन 19 रुपीज के। ओके। ओके। अगर आपने वही धंधा दुबई में किया तो वो 25 के बराबर है, क्योंकि जो दिराम है वो 25 के चल रहा है आज की डेट में। ठीक है। वही धंधा अगर आपने यूएस में किया तो वो 90 के बराबर है, क्योंकि करीब 85 का डॉलर चल रहा है। के आसपास चल रहा है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो जिस कंट्री में आप करना चाहते हो उस कंट्री की करेंसी वैल्यू का ध्यान रखो। अगर आप एक्सपोर्ट करोगे वियतनाम में तो वहाँ का डोंग बहुत वीक है, अगर आप करोगे इंडोनेशिया में तो वहाँ का करेंसी बहुत वीक है, इंडिया से भी। तो ऐसे कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए जहाँ पे करेंसी वीक है, उनसे इंपोर्ट करना चाहिए। ओके। इसके अलावा जो कंट्री में मास मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ से, अगर चाइना का तो आई थिंक करेंसी फिर इंडिया से ऊपर ही होगा, वहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन चाइना में फैक्ट्री है कि जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग मास मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सस्ती आ रही है, वहाँ से सस्ती आएगी कॉस्टिंग। तो चाइना है, मलेशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, ताइवान है, जापान है, ये सब कंट्री से आप बड़े अच्छी क्वालिटी में सस्ता इंपोर्ट कर सकते हो। ओके। ओके। लेकिन आपने यहाँ पर कहा कि अगर आप यहाँ पर 1 लाख का कर रहे हो तो वहाँ पर आप यूएस मान लो 90 का करोगे, अगर 1 से 90 करोगे। लेकिन अगर आपने 1 लाख यहाँ पे कमाया इंडिया में, अगर आपने एक्सपोर्ट में हो और आप यूएस में काम कर रहे हो, आपने वहाँ पे 1 लाख कमा लिया, तो वो आपका 90 लाख के बराबर हुआ ना इंडियन रुपीज में। मतलब आप कर रहे हो कि आपने 1 लाख डॉलर आपने वहाँ, हाँ, 1 लाख वहाँ की। लेकिन इससे काम नहीं करता ना कि मान लो कि कोई एक समोसा है तो यहाँ 5 रुपए का, तो वहाँ 5 डॉलर में थोड़ी बिकेगा वो, सेंट्स में, और कुछ 1 डॉलर में कुछ बिकेगा वो। नहीं, देखो, बिजनेस करने का जो सेल परचेज का साइकिल है, टाइमिंग है, एनर्जी है, वो सब सेम है। अच्छा। तो क्यों ना वो सब चीज़ें वहाँ लगाई जाए जहाँ पे करेंसी वैल्यू ज़्यादा है। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे 10 लाख रुपए का परचेज किया और वो चीज़ आपने 11 लाख रुपए की सेल कर दी, तो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला। आपने वहाँ पे 10 लाख डॉलर का परचेज किया और 11 लाख डॉलर का सेल कर दिया, तो 1 लाख डॉलर का आपको प्रॉफिट मिला। मार्जिन अगर उतना ही वहाँ पे निकाल रहे हो आप सेल पे, तो आपका मार्जिन 1 लाख, तो आपका तो 10 लाख के बराबर हो गया ना। करेक्ट, करेक्ट। 90 लाख के बराबर हो गया ना। 90 लाख, यहाँ पे 1 लाख, वहाँ पे 90 लाख, ऑलमोस्ट 1 करोड़ पकड़ लो ना। 1 लाख आपका 1 करोड़ बढ़ गया। तो सर यहाँ पर हम गेम खेलते हैं थोड़ा सा, इसको फन सेगमेंट यहाँ पर ऐड करते हैं, और इस सेगमेंट का नाम है एक्सपोर्ट बाजार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बिजनेस के नाम लूँगा और आपको मुझे बताना है कि ये एक्सपोर्ट के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वुडन हैंडीक्राफ्ट्स। यस। ओके। योगा मैट्स। यस। स्पाइसेस। यस। ओके। लेदर बैग्स। यस। ठीक है। मैंगो पल्प्स। मैंगो पल्प प्रॉफिटेबल है। ओके। कोकोनट ऑयल प्रॉफिटेबल है। सारे प्रॉफिटेबल है। यस। वाओ। अच्छा, प्रॉफिटेबल क्या नहीं है फिर एक्सपोर्ट करने में? जो चीज़ें इंपोर्ट होती है वो अगर एक्सपोर्ट करने का ट्राई करोगे तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होगी। ओके। अगर आप लैपटॉप एक्सपोर्ट करने का सोचोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। चलो आपको मैं दिस और दैट हम करते हैं यहाँ पर। आपको 2 चॉइस है, उन दोनों में से आपको कोई एक चूज करना है। आप क्या चूज करोगे, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट? एक्सपोर्ट। ओके। हाई मार्जिन या हाई वॉल्यूम? हाई मार्जिन। हाई मार्जिन, ठीक है।
यूएसए मार्केट में करोगे या दुबई मार्केट पसंद करोगे? यूएसए मार्केट। यूएस मार्केट, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड एक्सपोर्ट या सर्विस बेस्ड एक्सपोर्ट? सर्विस बेस्ड आई प्रीफर पर्सनली, Okay. बट जो लोग प्रोडक्ट से हैं उनको तो प्रोडक्ट ही करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। खुद की वेबसाइट बनाएं या फिर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे अलीबाबा वगैरह है, ये हम यूज़ करें? दोनों। दोनों। और कोई आपके लिए कोई एक चूज़ करना हो आपको, तो आप क्या करोगे? तो खुद की वेबसाइट आप तो खुद की बनाओगे, ठीक है। मैन्युअली क्लाइंट्स फाइंड करना या फिर कुछ लिंक्डइन जैसे कुछ टूल्स हमें यूज़ करना चाहिए? दोनों जरूरी है आज के टाइम में। अच्छा, दोनों ज़रूरी है, ठीक है। स्पाइसेस या फिर हैंडीक्राफ्ट्स, इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना? हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। 10,000 से स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर 1 लाख के लिए वेट करना चाहिए? स्टार्ट कर देना चाहिए, 10,000 हो या 5,000 हो या 25,000 हो। अच्छा, स्टार्ट तो कर देना चाहिए। Yes. बाकी सब धीरे धीरे आप सीख जाओगे, हो जाएगा, Yes. ठीक है। लर्न एवरीथिंग और हायर एक्सपर्ट टीम? हायर एक्सपर्ट टीम, एक्सपर्ट टीम अगर आप कर सकते हो तो आपको करनी स्टेप बाय चाहिए। स्टेप चीजें हायर करते जाइए। ओके, ओके, चलिए ठीक है। अब एक रैपिड फायर राउंड में हम रहते हैं। फर्स्ट थिंग यू एक्सपोर्टेड, जो कि आपने एक्सपोर्ट की पहली चीज़? हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था ऑनियन, प्याज। प्याज। कहाँ पे किया आपने? ये हमने दुबई में किया था। दुबई में किया था, अच्छा। मोस्ट डिफिकल्ट क्लाइंट स्टोरी इन जस्ट, अगर एक लाइन में पूछ गया नहीं हो तो? मोस्ट डिफिकल्ट स्टोरी वो थी कि चाइना से कुछ इंपोर्ट करना था एक क्लाइंट को हमारे, जो हमारे मेंबर थे, और चाइना से इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ने मुश्किलें खड़ी कर रखी थी, क्योंकि चाइना का इंडिया का उस टाइम पे गलवान वाला प्रॉब्लम हुआ था। तो उनकी एक मशीनरी हमने इंपोर्ट की थी, और लेज़र कटिंग मशीन, जो बहुत मुश्किल से इंडिया तक हमने उनके गोडाउन तक पहुंचाई। उसमें बहुत अड़चने आई थी। अच्छा, तो वो हमें याद रहता है, क्योंकि उस टाइम पे माहौल ऐसा था। हाँ। उसके बाद तो ईजी हो गया सब। ओके, ओके, ओके। और सबसे फास्टेस्ट डील आपने जो क्रैक की हो? फास्टेस्ट डील हमने राइस की डील की थी एक। तो हमें जैसे आज शाम को हमें उसका ऑर्डर मिला और कल हमने उनको डिलीवरी कर दिया उनके वेयर हाउस पे। कल ही क्योंकि माल जो उन्हें चाहिए था इंपोर्ट करके, वो हमारे दुबई के वेयर हाउस में ऑलरेडी पड़ा हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने हमें इंडिया में ऑर्डर दिया, हमने उनको दुबई में ही डिलीवरी दे दी कि वहीं पड़ा 24 था घंटे के अंदर। अच्छा, वाओ। तो ऐसा भी होता है। ओके, ओके। और किसी एक कंट्री ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया हो तो वो कौन सी कंट्री हो? मलेशिया ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, क्योंकि मलेशिया मुझे लगता नहीं था कि इतना बड़ा मार्केट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। जब मैं वहाँ पे गया, ट्रैवल किया, वहाँ पे मैंने मीटिंग्स की, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज निकल के आई जो बहुत बड़ा काम करती हैं। तो वो मेरा एक सरप्राइज था। तो वहाँ पे मैं एक्सपोर्ट में काफ़ी, वहाँ पे हमने अपनी कंपनी बनाई। उसके बाद कुआलालंपुर में हमने अपना एक कंपनी बनाया, वहाँ पे हमने कुछ पार्टनरशिप की लोगों के साथ में, और वहाँ पे अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। अच्छा, तो एक्सपोर्ट के लिए वो काफ़ी अच्छी कंट्री है, काफ़ी अच्छी कंट्री है इंडिया के लिए, ठीक है। एक ऐसी मिस्टेक जो कि हर बिगनर करता है? बिगिनर बिना जानकारी लिए, बिना नॉलेज लिए कूद पड़ता है, जल्दबाजी करता है, बिना जानकारी सोचता है कि मैं सब सीख गया हूँ, मुझे बहुत नॉलेज हो गई है और मैंने यूट्यूब पे पढ़ लिया है, देख लिया है। वो रिस्क नहीं लेने का, उसमें बहुत बड़ा नुकसान कभी भी हो सकता है। ओके। और अगर कोई एक गुरु या मेंटोर आपको इसमें एडमायर करना हो आपकी फील्ड में, तो आप किसे करोगे? मैं तो मोदी जी को गुरु मानता हूँ। मोदी जी को? मोदी जी को इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, भागदौड़ करते हैं, कंट्री जाते हैं। अब कल मालदीव्स में थे, वहाँ पे इंडिया की और मालदीव्स की टीटी साइन की है। उससे पहले यूके में थे, इंडिया की और यूके की टीटी साइन की है। तो बंदा जा भी रहा है, मीटिंग भी कर रहा है, डील्स भी कर रहा है, और इंडिया के लिए रास्ता आसान कर रहा है। तो मैं तो उनको गुरु मानता हूँ, मेंटर मानता हूँ, उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ। वाह, वेरी नाइस। अगर कोई एक बुक आपको रिकमेंड करनी हो लोगों को जो कि इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट के बारे में सीख पाए हो, तो ऐसी कोई बुक है जिसे आप जानते हो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की स्पेसिफिक कोई बुक मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, लेकिन एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा सबको, कि रिच डैड पुअर डैड इज ए बुक, जो आपको बताएगी कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए। फाइनेंस के बारे में सिखाती है? फाइनेंस के बारे में सिखाती है, और आपको सिखाती है कि बिजनेस आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आप चाहे स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉब कर रहे हैं, छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए। हर किसी को एक बिजनेस छोटा सा जरूर स्टार्ट करना चाहिए, हर किसी को स्टार्टअप करना चाहिए। वो बुक ये आपको सिखाती है। और अगर आपका ऑर्डर फेल हो जाता है फॉर एन एग्जांपल, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हो? हम अपना माल वेयर हाउस में स्टोर कर देते हैं और दूसरे ऑर्डर की तलाश करते हैं, दूसरे बायर ढूंढते हैं। अच्छा, ठीक है। और अगर किसी ड्रीम कंट्री जहाँ पर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो लेकिन अभी तक आपने किया ना हो? हम बहुत अच्छे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड है जैसे, और ऐसे कुछ कंट्रीज में जाना चाहते हैं। वहाँ के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। अभी तक हमें वहाँ से ऑर्डर नहीं मिले, क्योंकि हमारे पास अभी तक उतना एक्सेस नहीं हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे अपनी कंपनीज भी खोलना चाहते हैं आने वाले टाइम में। तो वो हमारे लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है फॉर श्योर। अच्छा, ओके, ओके। और कोई एक अमाउंट जो कि आपने सबसे बड़े ऑर्डर से अपने कमाए हो, अगर आप रिवील करना चाहें तो? हाँ, रिवील मैं कर सकता हूँ। हमने नाम रिवील ना करो कि क्या था, लेकिन कि सबसे बड़ा ऑर्डर था और इससे इतना आया हमको। जिंजर की हमने एक डील की थी, तो हमने चाइना से जिंजर का पूरा कंटेनर इंपोर्ट किया था। अदरक की? हाँ, अदरक की। और वो हमने दुबई में अलावीर मार्केट में सेल किया था। तो जो उसका उस टाइम पे इंपोर्टिंग कॉस्ट था, वो हमें मिला था 8 दिराम पर बॉक्स। लैंडिंग कॉस्ट था हमारा अलावीर मार्केट में 8 दिराम पर बॉक्स।
फिर हमने जब तक वो मंगाया, कंटेनर बुक करा था, उस टाइम जब आया तो करीब 10 दिन का टाइम लगा आने में। फिर हमने वो स्टोर कर दिया, तो वो हमारा करीब 35 दिराम पर बॉक्स के हिसाब से बिका। ओके 5,000 दिराम, 5,000 बॉक्स एक कंटेनर में आता है, और हमें करीब उस पर 25 दिराम का, तो करीब 1.25 लाख दिराम का हमें प्रॉफिट हुआ। अच्छा तो करीब 25-30 लाख रुपए का प्रॉफिट हमें उस टाइम पे एक कंटेनर में हुआ था। तो ये हमारा एक जैकपॉट लगा था उस टाइम पे। तो ये अदरक आप पहले किसानों से लेते हैं, फिर उसको आप एक्सपोर्ट करते चाइना में बहुत सारे सप्लायर बैठे हैं जो दुबई में माल भेजते हैं। हाँ। तो हमारे कुछ सप्लायर हैं डायरेक्टली हमारे पास, जो वहाँ से हमें माल भेजते हैं, जिसमें जिंजर, गार्लिक हाँ भी आता है, कैरेट भी आता है वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से इम्पोर्ट होती है। ये चीज़ भी आप बाहर से लेकर के बाहर ही बेचते हो? हाँ, ये थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट होता है। हमारी अगर दुबई में कंपनी है एक, तो दुबई में हमारी कंपनी बाहर कंट्री से, ईरान से इम्पोर्ट करके, चाइना से इम्पोर्ट करके दुबई में माल सेल कर सकती है। इसमें इंडिया के बीच में आता ही नहीं है। अच्छा तो वो सारी चीज़ें भी ये चीज़ पॉसिबल भी है। होती है। वाह। ठीक है, अब यहाँ पर वन वर्ड में हम आंसर चाहेंगे। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, अगर एक शब्द में इसे कुछ डिफाइन करना हो तो एक शब्द में। एक्सपोर्ट आपके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, आपके लिए करेंसी फॉरेक्स को इंडिया में लाने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इंपोर्ट आपके लिए शॉर्टकट है, अगर आपको कोई बड़ा प्लांट ना लगा के फास्ट ट्रैक में जाके फटाफट से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग का, तो बिना मैन्युफैक्चरिंग किए, बिना प्लांट लगाए इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंडियाज एक्सपोर्ट फ्यूचर इन वन वर्ड। इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है और टॉप 3 में आने वाला है। उसमें 20% एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन होगा, तो $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट पहुंचने वाला है आने वाले टाइम में। मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो अभी तक मैंने जिसमें काम किया है वो रहा है बाई ईयर। हमने एक बार भिंडी भेजा था, तो वो भिंडी जो था यहाँ पे हमें 10 रुपये किलो मिला, वहाँ पे हमारा 250 रुपये किलो बिका था। अच्छा। ये गया था हमारा कंसाइनमेंट कतर में, ओके बाई एयर। ओके। तो 10 रुपये का भिंडी अगर 250 रुपये में बिक रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड था। 10 रुपये का 250 रुपये में? हाँ। 25 गुना? हाँ 25 गुना। हाँ, बाप रे बाप। 25 गुना। गजब मार्जिन है। यस। कोई एक क्वालिटी जो कि हर एक्सपोर्टर में होनी चाहिए? पेशेंस होना चाहिए और लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। ओके। या अच्छा, आपने यहाँ पर एक बार भी ऑनियन को मेंशन किया था, जहाँ पे आपकी सबसे बड़ी डील नहीं, आपने ऑनियन को क्यों मेंशन किया था? पहला एक्सपोर्ट किया। पहला एक्सपोर्ट आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो कैसे किया था ये? ऑनियन का डिमांड देखिए, इंडिया का जो ऑनियन है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अच्छा इंडिया का जो ऑनियन है वैसा ऑनियन पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं होता है। अच्छा। तो दुबई में, मलेशिया में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, ये सब जगह पे इंडियन ऑनियन की बहुत बड़ी डिमांड है। तो आप अगर इंडियन ऑनियन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये सारे कंट्रीज में बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होता है इंडिया से। अच्छा। तो हमने भी वहीं से स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे हमने इंडियन जो ऑनियन है वो प्रोक्योर किया था। करीब 10 कंटेनर हमने किए थे, और वहाँ से हमने पूरा एक्सपोर्ट स्टार्ट किया था। अच्छा ठीक है, तो आपने ये भी चाइना से लिया था या फिर इंडिया से किसी से लिया नहीं, था? ऑनियन तो इंडिया का ही। क्या रेट में लिया था आपने उस टाइम पे? उस टाइम पे जो रेट चल रहा था 12 रुपये कुछ चल रहा था पर केजी। ओके। जो एक्सपोर्ट हुआ था वो 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से एक्सपोर्ट हुआ। अच्छा, डबल से भी ज़्यादा उसमें हाँ मार्जिन मिलता हाँ, था। लेकिन कॉस्ट भी लगती है थोड़ी। बीच में कॉस्ट भी। हाँ, तो जो कॉस्ट मिला के पड़ी थी हमें कोई 25 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ी थी। ओके, मतलब फिर भी डबल हो गया फिर। हाँ, नहीं, 25 रुपये की कॉस्ट पे और 30 रुपये का बिका, तो 5 रुपीज़ पर केजी का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, और एक कंटेनर में 30,000 किलो माल आता है, तो 1.5 लाख रुपया पर कंटेनर हमें मिला था। 10 कंटेनर में करीब 15 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अच्छा, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने बताया कि आपने किया हुआ है ये, तो अभी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? आप क्या क्या करते हैं अभी, क्योंकि आप लोगों को ट्रेन भी करते हैं, तब ट्रेन क्यों कर रहे हैं? फिर तो आपके कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक सी है, एक समुंदर है बहुत बड़ा, जिसमें हम तो एक छोटे से प्लेयर हैं। अच्छा, और इसमें अबंडेंस बहुत है बड़ा- यहाँ पर भी। हाँ, अबंडेंस इसमें तो- में बिजनेस है। हाँ, ये अबंडेंस बहुत बड़ा है, इसका बहुत बड़ी मात्रा में होता है। हाँ, हाँ। तो इसमें कोई कंपटीशन जैसा तो है ही नहीं। पूरा इंडिया मिलके भी अभी मुश्किल से पूरे वर्ल्ड का 2.5-3% एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो पूरा इंडिया मिलके जब इतना नहीं कर पा रहा, जिसमें अडानी और अंबानी और रियाज और बिरला, टाटा जैसे लोग भी हैं, तो हमारे लिए तो अभी कोई बहुत बड़ा वो है ही नहीं, कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है। हम लोग मेनली फूड स्टफ में, हमारी कंपनी फूड स्टफ की कंपनी दुबई में है, हमारी एक फूड स्टफ की कंपनी मलेशिया में है, इंडिया में हमारा मुंबई में ऑफिस है, जहाँ पे हम इंपोर्ट भी करते हैं। हमारा इंपोर्ट होता है ईरान से, टर्की से, इजिप्ट से, जो फ्रूट्स इंपोर्ट होते हैं हमारे, जो हम पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारा इंपोर्ट का सेटअप है। एक्सपोर्ट हमारा जो होता है मेनली मुंबई से एक्सपोर्ट होता है, और जो मलेशिया में, वियतनाम में, दुबई में एक्सपोर्ट होता है ऑनियन। इसके अलावा राइस एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा हमारा जो ऑयल है, आटा है, मैदा है, ये सब एक्सपोर्ट होता है। करंटली आटा मैदा पे बैन लगा हुआ है, तो वो सब चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं हो रही हैं टेम्परेरीली, और आगे चल के वो बैन कभी भी ओपन हो सकता है। तो ये पूरा फूड स्टफ का हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है। इसमें फूड वेजिटेबल भी आ गया, और जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स है वो भी आ गए। बट मेनली फूड स्टफ में हम लोग काफ़ी समय से काम करते हैं। ओके ओके, लेकिन अब ट्रेन क्यों करते लोगों को?
तो ट्रेनिंग ये देना कहाँ से स्टार्ट हुआ है? हमने एक विजन लिया हुआ है कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि देश के भी काम आए, समाज के भी काम आए, अच्छा, ठीक है। लोगों के भी काम आए। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हमने अगर लोगों को सिखा दिया एक्सपोर्ट करना और उसने अगर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो देश का भी भला हो रहा है, उसका खुद का भी भला हो रहा है, उसके घर चल रहा है, उसको कुछ जॉब के पीछे नहीं भागना पड़ रहा, उल्टा वो 4 लोगों को जॉब देगा अगर वो बिजनेस करेगा तो। हाँ हाँ। और समाज का भी भला हो रहा है कि वो कुछ अपने बिजनेस में लगा हुआ है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। और हमारा भी भला हो रहा है कि हम ऐसी एक फौज तैयार कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स की, तो जो हमसे जुड़े हुए हैं हमारी भी ताकत बढ़ रही है, हमारा भी नेटवर्क बढ़ रहा है। हाँ, तो win-win सबका situation। इसमें हाँ विन विन सबके लिए हो गया ना, सबके लिए फायदा हो गया। हाँ हाँ, ओके ओके। अच्छा, आपने डॉक्यूमेंटेशन का पूरा एक मेंशन किया था जो कि आप करवाते हो, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या बहुत ही ज़्यादा भसड़ मची रहती है इसमें, या फिर ये बहुत इजीली हो जाती है चीज़ ये? भैया जी इसमें ऐसा है कि हमने एक सर्वे किया था कि भाई लोग सीखने के बाद भी एक्सपोर्ट कितने लोग एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो सर्वे में निकल के आएगा अगर 100 लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जानकारी लेते हैं कहीं से भी, सीख लिया 100 लोगों ने, उसमें से 50 लोग तो डॉक्यूमेंट के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, अटक जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट ही रेडी नहीं हो पाते 6-6 100 में महीने से 50 लोग? 100 में से That's a huge 50 number। 50% लोग। वो हमने जब उसके डीप में गए तो पता चला कि उनकी वेबसाइट रेडी नहीं हुई है, उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं बनाया गया, उनका जीएसटी और आईसी नहीं निकला, उनका फसाई, उनका फीओ नहीं रेडी हुआ, हाँ तो वहाँ पे अटक जाते हैं। फिर हमने उनसे बात की भी आप डॉक्यूमेंट क्यों रेडी नहीं कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो? कि सर हमारा वेबसाइट वाला 25,000 रुपये मांग रहा है, 50,000 रुपये मांग रहा है, उसमें 3 महीना वो पैसा भी दे दिया, फिर भी 3 महीने का टाइम हो गया, वेबसाइट बनी नहीं है अभी। फिर हमारा जीएसटी गवर्नमेंट में अटका हुआ है, हमारा आईसी गवर्नमेंट से अटका हुआ है, और जीएसटी नहीं निकला तो आगे के सारे डॉक्यूमेंट अटके हुए हैं। ये हमें डिफिकल्टी देखने को मिलती थी। तो फिर हमने उसका सॉल्यूशन निकाला कि भैया ये सारी हमारी एक एक्सपर्ट टीम बना दी हमने इसकी। वो टीम को बोल दिया कि इनके सारे डॉक्यूमेंट 1 महीने में रेडी करो। तो हमारी टीम गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करती है। हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन लेके उनसे कोऑर्डिनेट करके सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवाती है। उनका जीएसटी, उनका एमएसएमई, उनका आईसी, उनका पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन, उनका एडी कोड, उनका फसाई, उनका फीओ, उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनका सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, ये सारी चीज़ें हमारी टीम में करा के 1 महीने में रेडी करती है। 1 से 2 महीने में सब कंप्लीट हो जाता सब है। कंप्लीट करा देते हो आप? जो लोग 6 महीने में भी नहीं कर पाते और जो काम उनका 1-1 लाख रुपए में भी नहीं होता, हमारी टीम बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में 25-30 हज़ार में सारा काम करवा के देती है। अच्छा ओके। अच्छा, और अगर आप किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो इन चीज़ों के लिए तो वो कैसे कर सकता है? कुछ नंबर आपके दें, ईमेल हम आपके दें, या फिर कुछ वेबसाइट वगैरह? आप हमारा जो लिंक है, हमारी जो एक फ़ोन नंबर है जो जिस पे हमारी 20-20 लाइन्स चलती हैं, IVR नंबर है हमारा, वो आप दे सकते हैं। लोग उस पर कॉल कर सकते हैं ओके। कि आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, अपने एक्सपोर्ट को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमारी टीम उसमें हेल्प करेगी। अच्छा। हमारे कुछ लिंक्स हैं CRM के, वो आपको दिए जा सकते हैं, तो वो हम उनकी जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमारी टीम तक पहुंच जाएंगे। हमारी टीम उनसे बात कर लेगी, उनकी काउंसलिंग कर लेगी, उनका प्रोफाइलिंग चेक कर लेगी, उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है ठीक है। तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएंगे, इनकी वेबसाइट और बाकी जो डिटेल्स है वो भी हम इनसे लेकर के हम आप स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आपके ऑफिस भी है कहीं कहीं पर, अगर आपको किसी को आपको इन पर्सन मिलना हो, आपके ऑफिस में विजिट करना हो, तो ऑफिस वगैरह भी है आपके? जी, हमारा जो हेड ऑफिस है वो अभी अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में हमारे 2 ऑफिस हैं, एंड हमारा एक ऑफिस मुंबई में है, एक ऑफिस हमारा सूरत में है। ठीक है। अभी हमने कुछ फ्रेंचाइजी खोले हैं, करीब 15 फ्रेंचाइजी हमारे ओपन हुए हैं, तो बरेली में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, एंड जयपुर में, इंदौर में फ्रेंचाइजी, ये सब जगह पे हमारे फ्रेंचाइजी ऑफिस भी है। कुछ अभी ऑपरेशनल हो चुके हैं, कुछ अभी प्रोसेस में है। तो ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगी और ये सब जगह पे आप हमसे मिल सकते हैं। ये हमारा इंडिया का सेटअप है। इंडिया के बाहर अगर आपको मिलना है तो हमारा दुबई में एक ऑफिस है, अल-कसिस में, हमारा मलेशिया में एक ऑफिस है, पसर बोरोंग में, सेलायंग में, एंड हमारा एक ऑफिस हो ची मिन वियतनाम में भी है, हमारी कंपनी वहाँ पे है। तो ये सब हमारा बाहर का भी सेटअप है। ओके। तो इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं पे आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो हमारी टीम आपको हेल्प कर पाएगी। ओके, वेरी नाइस सर। सर इसमें देखा जाता है कि जब भी एक्सपोर्ट का नाम आता है तो उसमें दुबई और चाइना एक बहुत बड़ा नाम आता है हमेशा। और अच्छा, दुबई और चाइना इन दोनों में से कौन बड़ा हब है एक्सपोर्ट में? देखिए, दोनों बड़े हब हैं। दुबई का नाम इसलिए ज़्यादा था कि दुबई में फ्री जोन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और कौन सी कंट्री क्या ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है? जैसे चाइना का हमको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ज़्यादा वो करती है एक्सपोर्ट, दुबई से क्या करता है? हाँ, तो दुबई एक हब बना हुआ है एक्सपोर्ट का। जब बिजनेस हब की बात आती है और एक्सपोर्ट हब की बात आती है तो दुबई का नाम आता है। तो लोग क्या करते हैं, दुबई में फ्री जोन में कंपनी बनाते हैं, वहाँ पे माल भेजते हैं और वहाँ से रूट करते हैं पूरे यूरोप में, अमेरिका में, यूएस में, अफ्रीका में। तो अफ्रीका का, यूएस का, यूरोप का जो एक हब बना हुआ है वो दुबई बना हुआ है। ओके। अब चाइना जो है वो इम्पोर्ट का हब बना हुआ है।
तो किसी को भी सस्ता माल चाहिए, किसी भी कंट्री को, नॉट ओनली इंडिया। मलेशिया में आप देखोगे चाइना का माल भरा पड़ा है, दुबई में आप देखोगे चाइना का माल भरा पड़ा है, इंडिया में आप देखोगे चाइना का माल काफ़ी आता है, अभी थोड़ा कंट्रोल होना चालू हुआ है। तो चाइना एक बहुत बड़ा हब है इम्पोर्ट का। अब एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, चाइना इंपोर्ट का बड़ा, चाइना अपने एंड से कह रहा है इंपोर्ट का। हाँ, चाइना इंपोर्ट का बहुत बड़ा हब है इंपोर्ट करने के लिए, और दुबई एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा हब है। अगर आपको अफ्रीका में माल भेजना है तो दुबई भेज दो, वहां से अफ्रीका चला जाएगा। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो चाइना से माल मंगा लो, सस्ता माल चाहिए आपको तो। इस तरह से ये हब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अभी तक, बट इंडिया चाइना को रिप्लेस कर रहा है। इंडिया दुबई के थ्रू भी माल भेज रहा है, और इंडिया डायरेक्टली भी बहुत सारे कंट्री में माल भेज रहा है अभी। ओके, तो सर मेरे क्वेश्चन में आई थिंक मैंने गलत कर दिया कि आप अगर दुबई एक्सपोर्ट का है और चाइना इंपोर्ट का है। यस, अच्छा, मुझे लगा कि दोनों ही अपने आप में एक्सपोर्ट के, मतलब दोनों एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, मैं सोचा था कि दुबई फिर क्या ऐसा इंपोर्ट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, ये मेरा क्लियर हुआ यहाँ पर। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि कई बार ना इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल नशे के जो प्रोडक्ट्स है कई बार वो हो जाते हैं, तो इस पे आप क्या कहोगे, ये किस तरह से हो जाते हैं? ये अगर इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन वगैरह होगी तो ये क्यों बीच में होता क्या ऐसा? देखिए, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो अलाउड नहीं है लीगली। आर्म्स एंड एम्यूनिशन का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट अलाउड नहीं है, ड्रग्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट अलाउड नहीं है। अदरवाइज 99% प्रोडक्ट सर्विस अलाउड है। बस ये 1% जो चीज़ें हैं ना, 2-3 चीज़ें, आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो गए, बम हो गए, बंदूकें हो गई, कारतूस हो गए, बारूद हो गया, गोला बारूद, और इसके अलावा ड्रग्स हो गया, फीम हो गया, चरस, गांजा, ये सब अलाउड नहीं है। ये सब में बहुत हैवी पेनल्टीज हैं, इम्प्रिजनमेंट है, जेल है। तो आपने देखा होगा पिक्चरों में भी किसी के सामान में कुछ भी कोई डाल भी देता है ना गलती से, वो भी फंस जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए। स्पेशली एयरपोर्ट वगैरह पे जब हम जाते हैं, किसी का माल नहीं रखना चाहिए अपने बैग में, किसी का सामान नहीं ले जाना चाहिए किसी के कहने पे भी कि भाई मेरा सामान है, खाने का सामान है, वहाँ पे एक आदमी आएगा उसको देना है, कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ना है। तो ये सब अपने को ध्यान रखना है। ओके।